जब इंडिगो की 2,500 ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई तो ये क्या सिर्फ जर्नी कैंसिल हुई? जो डोमिनेंट प्लेयर है इंडस्ट्री के अंदर इंडिगो, क्या उसके आगे सरकार ने घुटने टेक दिए? तो यहाँ पर एक एयरलाइंस के ब्रांड का क्वेश्चन नहीं है, वर्ल्ड के अंदर इंडिया के ब्रांड का भी क्वेश्चन है कि इंडिया में जो मेजर प्लेयर है वो आज बिल्कुल बंद हो गया है। 2 या 3 दिन की सिचुएशन ऐसी थी कि कोई फ्लाइट कहीं नहीं जा रही है, तो आप ये देखिए कि पूरा सिस्टम कोलैप्स है आपका। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनीज ने इसको एज ए टूल यूटिलाइज किया है, वरना आप सोच के देखो क्या ऐसा हो सकता है कि क्या आपकी 80% 90% फ्लाइट्स ऑपरेट ही ना कर पाए? क्या ये प्लान था? जब इंडिगो की 2,500 ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई तो ये क्या सिर्फ जर्नी कैंसिल हुई या फिर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डिस्टर्ब हुआ है? तो इन सब के बीच में वैल्यूएशन का क्या इम्पैक्ट हुआ? तो लेट्स डिकोड इट टुडे। वी हैव विद अस मिस्टर विक्रम शर्मा, द फाउंडर ऑफ प्योर वैली ग्लोबल। उनसे जानेंगे वैल्यूएशन का कितना इम्पैक्ट हुआ इंडिगो पे। तो सर, वेलकम टू प्योर वैली टॉक्स। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इन सब चीज़ को पता है 2,500 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई है इन द मंथ ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ऑफ दिसंबर। तो वैल्यूएशन का कितना इफेक्ट हुआ और कितना इम्पैक्ट गया है इसके ऊपर? देखिए, जो आप ये बता रहे हैं कि 2500 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हुई, एक्चुअल में आज डेट तक आप देखिए ये डेटा जो ये बोलता है कि 5000 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, राइट। अब जब इतनी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से कंपनी मैनेज नहीं कर पा रही है और वो सरफेस पे अब दिखाई दे रहा है। अब पॉइंट हमारा ये है कि क्या इन सब चीज़ों का वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट पड़ता है या फिर ओवरऑल इस सिनेरियो में किसी कंपनी के वैल्यूएशंस किस तरह से वेरिएबल हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, या फिर उनमें क्या प्लस या माइनस होता है। तो मेन पॉइंट को हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, कभी भी आप देखिए, बेशक आप स्टॉक मार्केट को देखो या फिर आप फॉरेन एक्सचेंज में देखें या फिर ऐसे कंपनीज़ के स्टॉक्स को देखें जो लिस्टेड नहीं हैं, इन सभी में न्यूज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप देखिए सिंपल स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से इसको समझने की कोशिश करें तो हर न्यूज़ से स्टॉक के अंदर मूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर मान लीजिए वो न्यूज़ पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव साइड पे चला जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइड पे जाएगा। अब यहाँ पर न्यूज़ किस तरह की थी, आप देखिए इंडिगो वाले केस में जो ये न्यूज़ थी, इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज सरफेस पे आए जिसकी वजह से स्टॉक सेम डे में बहुत बुरी तरह से फॉल हुआ। तो देखिए, जो भी, अब देखिए एक इम्पैक्ट तो ये है कि जो मेरे को प्राइस मूवमेंट स्टॉक एक्सचेंज पे नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा डीप इम्पैक्ट ये है कि जब इतने फ्लॉज हैं या इतनी प्रॉब्लम उसमें नज़र आ रही है तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट फिनेंशियल नंबर्स में भी आने वाला है। तो जो बैलेंस शीट पे आएगा वो तो लेट आएगा, लेकिन अभी जो इम्पैक्ट है वो देखिए इमीडिएट है। अब इमीडिएट क्यों है? एक तो ब्रांड इमेज के ऊपर डेंट आया, ठीक है। जब इंडिगो इन सब ऑपरेशंस को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाई, उस वजह से इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। देखिए, ऑल ओवर द कंट्री जितने भी मेजर एयरपोर्ट्स थे उसके ऊपर वो इतना ज़्यादा न्यूजेंस क्रिएट हुआ कि हर जगह पे पैसेंजर्स शोर मचा रहे हैं कि हमारा जो जर्नी है उसमें इतना प्रॉब्लम हो गया है। प्लस बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उनकी डिले हुई, बहुत लोग स्टक हो गए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, ठीक है। तो एक छोटा सा रीज़न नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर स्टोरी बहुत ज़्यादा डीप है। और अगर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो वैल्यूएशन में यहाँ पर देखो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे भी हिट हुआ है और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पे भी हिट हुआ है। तो जो वैल्यूएशन को अगर हम यहाँ पे समझेंगे तो देखिए ओवरऑल पिक्चर जब निकल के आएगी, अभी के पर्सपेक्टिव से देखें तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। अब इसमें अच्छा क्या है? देखिए, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये लगभग 5 दिसंबर के आसपास की बात है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक डीप डाइव कर गया, 3-4 दिन तक वो मूवमेंट दिखाई दिया। लेकिन अभी आप देखेंगे तो पॉजिटिव साइड पे ट्रेड हो रहा है, मतलब जो है वो थोड़ा स्टेबल हो रहा है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे आज ही की न्यूज़ थी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसके अगेंस्ट इंक्वायरी स्टार्ट की है। ये एक नेगेटिव साइड पे जा रहा है, लेकिन सीईओ का एक मैसेज आया कि वी आर इन प्लेस नाउ एंड वी आर रिकवरिंग फ्रॉम दैट सिचुएशन। तो उस वजह से क्या हुआ कि ये दोनों न्यूज़ बैलेंस हो गई। तो क्या है कि हर दिन कुछ नई न्यूज़ आ रही है, हर दिन कुछ नई एक्टिविटी हो रही है, उसकी वजह से स्टॉक के अंदर मूवमेंट हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट कैसे आएंगे, इसके बाद ईयर एंड के रिजल्ट्स कैसे आएंगे, उसके बाद ये डिसाइड हो पाएगा कि हाँ, इस
न्यूज़ से या इस एक्टिविटी से कितना ज़्यादा टर्बुलेंस क्रिएट हुआ है। ओके ओके। तो क्या ये भी होता है कि जो डीजीसीए के जो नॉर्म्स हैं उसके नॉर्म्स से ये फॉलो नहीं कर रही है, ये भी इफेक्ट कर सकता है? जैसे तो ये बहुत सब लोग बोल रहे हैं कि जो फ्लाइंग आवर्स है या फिर ड्यूटी टाइम्स है वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम किया जाए। ये फ्लाइंग आवर्स 8 आवर्स बोला है और 30 आवर्स, 30 to 30 मे बी 30 to 40 इन बिटवीन कि रेस्ट टाइम मिलना चाहिए एक पायलट को। ये जो स्टोरी है इट स्टार्टेड इन अर्ली 2024। ओके। ठीक है, हम 2026 में जा रहे हैं अब। तो ये स्टोरी ऑलरेडी 2024 में स्टार्ट हो गई थी। हुआ ये कि जो पायलट्स हैं उनके वर्किंग आवर्स के ऊपर हमेशा से ये क्वेश्चंस होते रहे हैं कि उनके वर्किंग आवर्स बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं और फिर बहुत ज़्यादा लैंडिंग्स नाइट में करवानी पड़ती हैं। उसके बाद आप देखो वैसे भी जो इंडिगो एयरलाइंस अगर हम लोग अभी डिस्कशन देख रहे हैं तो इंडिगो एयरलाइंस लो कॉस्ट एयरलाइन बिजनेस मॉडल को फॉलो करती है। तो जब लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल को आप फॉलो कर रहे हैं तो आप कोशिश ये करते हैं कि अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। ओके। अब उसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने पूरे के पूरे प्लेन्स का जो शेड्यूल है वो इतना स्ट्रिक्ट रखेंगे कि आपके पास कुशन बचता ही नहीं है। अगर आपके पास कुशन नहीं बच रहा है तो आप ये समझिए कि इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो पूरा सिस्टम कोलैप्स होता है, जो कि यहाँ पे हुआ। अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? सो 2024 बिगिनिंग में गवर्नमेंट ने ये प्रपोज़ किया कि जो पायलट्स के वर्किंग आवर्स हैं उनको करेक्ट किया जाए। अब उसमें कुछ उनकी रिकमेंडेशंस थी। ओके। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो उनके वर्किंग आवर्स थे, जो प्रपोजल था वो ये था कि 12 to 5 की जगह नाइट को हम 12 to 6 काउंट करेंगे। तो आपने देखा होगा जनरली जो आपकी फ़्लाइट्स होती थी 12 to 5 अगर उनका नाइट आवर्स हैं तो आप देखेंगे मेजॉरिटी फ़्लाइट्स 5:10, 5:15, 5:05 इसके आसपास रहती थी। उससे क्या होता था कि आप नाइट आवर्स से बाहर आ गए। अब नाइट आवर्स से अब अगर आप बाहर आ गए इसका मतलब ये है कि आपको जो रेम्यूनरेशन देना है उनको, जो इंसेंटिव उससे लिंक्ड है नाइट से, तो वो आपके कम हो जाएंगे। ओके। ठीक है, तो यहाँ भी कॉस्ट कटिंग। हाँ, यहाँ कॉस्ट कटिंग आ रही थी। फिर उन्होंने क्या किया, उसको 5 आवर्स से बढ़ा के 6 आवर्स कर दिया। तो 12 to 5 की जगह अब नाइट काउंट होगी 12 to 6। ओके। ठीक है, तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा बर्डन यहाँ पे इंडिगो एयरलाइंस के ऊपर आया। नेक्स्ट क्या हुआ कि जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन थी वो 10 आवर्स की जगह 8 आवर्स हो गए। तो जो टाइम पहले एयरलाइंस 10 आवर्स यूज़ कर पा रही थी पायलट्स का, नाउ दे कैन यूज़ ओनली 8 आवर्स। तो वहाँ पर फर्दर रिडक्शन हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि जो आपकी नाइट लैंडिंग्स थी उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया 6 से 2। ओके। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलत किया, मैं ये नहीं कहूँगा सही किया। देखिए, एक एडजस्टमेंट था, कुछ डिसीजन मेकिंग थी, वो इन्होंने पहले डिसाइड किया कि हमें ये करना है। तो ये 2024 के बिगिनिंग से चल रहा था प्रपोजल और ये सोचा गया कि हाँ, इसको मार्च में हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन फिर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश में चलता रहा और उसमें कोर्ट्स भी बीच में आ गए और ये डिसीज़न डिले हुआ। ठीक है, फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इसको 2 फेजेज़ में इम्प्लीमेंट करेंगे। ओरिजिनली देयर वर 22 पॉइंट्स। 22 पॉइंट्स में से तो जो 15 थे वो तो हमारे जुलाई में इम्प्लीमेंट हुए और जो रिमेनिंग 6 थे वो इम्प्लीमेंट होने थे नवंबर में। अब नवंबर में जब वो इम्प्लीमेंट होने स्टार्ट हुए तो एकदम से तो प्रॉब्लम नज़र नहीं आई किसी को, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे देखा कि जो पायलट्स की अवेलेबिलिटी थी वो इतनी रिड्यूस हो गई कि लास्ट में जाकर के सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हुआ दिसंबर में, जो कि हमने देखा कैंसिलेशंस हुए। अब कैंसिलेशंस और भी ज़्यादा हाईलाइट हो गए क्योंकि आई डोंट नो कि एयरलाइंस इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थी नहीं थी, ज़रूर कुछ ना कुछ फ्लॉ रह गया। अदरवाइज़ अगर मान लो आपको पता है कि कैंसिलेशंस होने वाले हैं तो जो कंज्यूमर्स हैं उन तक मैसेज तो जा ही सकता है, उनको इन्फॉर्मेशन तो नहीं किया कुछ भी। थ्रू आउट द कंट्री पूरा का पूरा एविएशन सिस्टम बिल्कुल जाम हो गया। हर कोई अपनी जर्नी में जहाँ था वो वहीं स्टक हो गया। जो प्रॉब्लम एरिया में फंसे हुए लोग थे वो भी पूरी तरह से शोर मचा रहे थे और पूरी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थ्रू आउट द नेशन। अब जब ये प्रपोजल्स ऑलरेडी पहले से डिफाइंड थे और ये सिर्फ इम्प्लीमेंट होना था, आप देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी। जो वीकली ऑफ था इनका, पहले इनको 36 आवर्स पर वीक ऑफ मिलता था, जो कि बाद में 48 आवर्स हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर भी देखिए रिडक्शन हुआ। तो कहीं ना कहीं देखिए वो जो 36 और 48 आवर्स का डिफरेंस है वो एक बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे सब पायलट्स के साथ एडजस्ट करें और आपकी पता है आपको कि आपकी 2000-2500 फ्लाइट चलनी है, तो वो हर जगह उसका इम्पैक्ट पहले से कैलकुलेटेड होना चाहिए था, लेकिन वो भी कैलकुलेट नहीं हुआ। अब इसके अलावा जो प्रपोजल्स थे उसमें आपकी जो नॉर्मल वीकली ऑफ है वो तो है ही है,
इसके अलावा आपका जो लीव है वो लीव भी इसके अंदर इंक्लूडेड थी इसके अलावा, ठीक है। तो वो भी एडिशनल जब आ गई तो पायलट्स को लगा कि ठीक है ये कुछ एडिशनल मिल रहा है, और लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कैलकुलेशन कहाँ पे मिस्टेक हुई जिसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ओके। और इन सब के अलावा आप ये देखिए कि जो प्रपोजल्स का ही पार्ट था कि आपको पायलट्स का फटीग रिपोर्ट भी सबमिट करना है। इसके अंदर जो मेजर फोकस तो गवर्नमेंट का ये था कि किसी तरह से इस सिस्टम को स्टेबलाइज किया जाए और पायलट्स का जो कंफर्ट लेवल है उसका ध्यान रखा जाए, बिकॉज एविएशन के अंदर जो फ्लाइंग है इट इज़ वेरी रिस्की, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी मान लीजिए कि फटीग है या फिर आपका पायलट टायर्ड है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी फ़्लाइट्स के ऊपर और आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। तो अब करंट सिनेरियो ये है कि गवर्नमेंट ने अपने इस प्रपोज़ल को फर्दर पोस्टपोन कर दिया है और ये जो इम्प्लीमेंटेशन है नाउ इट इज़ शेड्यूल्ड टू हैपन ऑन 10th of Feb 2026। इतने कम टाइम में क्या पॉजिटिव होने वाला है वी कैन नॉट से, बिकॉज जब हम लोग 2024 के बिगिनिंग से इसके लिए पहले से प्लान थे या कहीं ना कहीं ये पाइपलाइन में हमारे था, तो अगर इतने टाइम में नहीं हुआ तो कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि 10th Feb तक कुछ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। आप ये समझिए कि इंडिगो जो है ये मेजर एयरलाइन है कंट्री की, अप्रॉक्सीमेटली 65% कंट्रोल जो है इंडिगो का है, बाकी रिमेनिंग 25-30% एयर इंडिया ग्रुप का है और बाकी रिमेनिंग का है। तो अगर इतनी बड़ी एयरलाइंस के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो गॉड नोज़ व्हाट विल हैपन टू अदर्स। और ये एक डोमिनोज इफेक्ट है। अब इसमें हो क्या रहा है कि एक एयरलाइंस ने जब इस तरह से परफॉर्म किया तो उस सिचुएशन में वो सारा का सारा बर्डन बाकी एयरलाइंस पे चला गया। लेकिन अगर आप अज्यूम करिए कि सभी एयरलाइंस में सेम चीज़ें होने लगें तो क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम शैटर हो जाएगा। अब अगर इसको वैल्यूएशन के एंगल से देखें तो मुझे ये लगता है कि ये वैल्यूएशन किसी एक कंपनी स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरे के पूरे एविएशन सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। अब एविएशन सेक्टर हमेशा से आप ये देखिए कि बहुत ही कॉस्ट इंटेंसिव है, बहुत हाई कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड रहता है। जैसे 24 से हम लोग बात कर रहे हैं कि 24 से ये प्रपोजल आया और भी बहुत सब चीज़ें हुई। और क्या हुआ, फ्यूल कॉस्ट आप देखिए कितना तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। तो फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज़ होने से इतना ज़्यादा बर्डन आए। इसके अलावा आप ये देखिए डॉलर की मूवमेंट अलग चल रही है, इसके अलावा आपका यूक्रेन वॉर चल रही है, तो कहीं ना कहीं प्राइस ऑफ फ्यूल वो स्टेबलाइज हो ही नहीं रहा, जो कि मेजॉरिटी कॉस्ट है किसी भी एयरलाइन की। इसके अलावा बहुत सारी और कॉस्ट के, अगर मान लीजिए इंडिगो की देखा जाए तो इनका लीज़ मॉडल रहता है, लीज़ के ऊपर इनके पास प्लेन होते हैं, ठीक है। तो वो जो प्लेन्स का लीज़ वाला स्ट्रक्चर है मे बी वो भी कहीं एक्सपेंसिव हो रहा है। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, अगर एयरपोर्ट को देखें तो एयरपोर्ट की अपनी फ़ीस है, लैंडिंग फ़ीस है, दुनिया भर की उनकी फ़ीस है, ठीक है। तो वो फ़ीस भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो हो क्या रहा है, पूरी इंडस्ट्री के मार्जिन श्रिंक हो रहे हैं। अगर आप इसको देखो 23-24 में देखें तो मार्जिन फिर भी ठीक थे, लेकिन अगर उसके बाद 24 के बाद आप देखो तो लगातार मार्जिन श्रिंक हो रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका टिकट 10,000 रुपीज़ का है तो 10,000 रुपीज़ में से 8,000 तो खर्चा लग ही रहा है। एक उसका मान लीजिए आप 8,000 रुपये तो खर्चा लग ही रहा है, ठीक है। तो बाकी बचा हुआ जो 2,000 का पाई है उसी में से आपके मार्जिन आने निकल के। अब उस मार्जिन में से क्या हो रहा है कि जो ऑयल की जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो उसमें से कट लग जाता है। अब ये जो रिसेंट हो गया, इससे क्या हुआ, दिसंबर में आप देखिए कि इतने सारे कैंसलेशंस हुई, इनको अपने पैसे, इनके पैसे रिफंड करने पड़े। वो सारा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, वो आपके दिसंबर के नंबर्स में आ जाएगा। तो दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको मेजर इम्पैक्ट नजर आएगा। अब आप दिसंबर में इस सिचुएशन में हैं और फेब में आपको दोबारा से इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन मार्च। अब जो कमीशन ऑफ इंडिया ने जो इंक्वायरी इनके अगेंस्ट की है, अब उसका जो रिज़ल्ट है या फिर उसका जो पिटीशन फाइल हुआ है उसका जो हियरिंग है दैट इज़ शेड्यूल्ड ऑन इन अप्रैल, ठीक है। तो अब अप्रैल में जब होगा तो मे बी उसके और रिपरकशंस क्रिएट होंगे इसके नंबर्स के ऊपर, या फिर वो आगे के क्वार्टर्स में नज़र आएंगे। लेकिन अभी जो नज़र आ रहा है फ़िलहाल कि दिसंबर क्वार्टर के रिज़ल्ट्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं और उसके बाद जो हमारा मार्च के रिज़ल्ट आएंगे तो ओवरऑल अब चारों क्वार्टर्स मर्ज होंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि नंबर्स पॉजिटिव आने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। ओके, तो इसमें डीजीसीए का क्या रोल होता है, मतलब क्या दैट मीन्स कि वो सपोर्ट नहीं कर रहा है
जैसे एक ये भी मतलब होते हैं ना छोटी सी क्वेरी, मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था, ये सारा हो रहा है बिकॉज ऑफ रिलायंस का जियो एयरलाइंस आ रही है, दैट वुड बी क्या मेजर फैक्टर ये भी हो सकता है कि Typically नेगेटिव न्यूज दैट कॉस्ट अराउंड कि आपका जो मार्केट शेयर है और वैल्यू है वो डिक्रीज वैल्यूएशन में इफेक्ट तो करेगा ही। देखिए ऐसा है, बिजनेस चलाना आसान नहीं है, हम्म ठीक है। बिजनेसेस के अंदर डार्क साइड भी होता है और ब्राइट साइड भी होता है ना। अब देखो इसमें बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, आपने आपने नाम लिया कि ठीक है जियो आने वाला है, या ठीक है मैं उस पर नहीं जाऊंगा अभी, मैं सिर्फ अभी बात करूंगा कि गवर्नमेंट का यहाँ पर जब है तो उनका फोकस क्या था। उनका फोकस था कि किसी तरह से इस सेक्टर के रिस्क को कम किया जाए, लेकिन क्या हुआ, कम कहाँ हुआ, ये तो बढ़ गया। बढ़ गया। ठीक है, आप रिस्क कहाँ कम कर रहे थे, आप पायलट्स के वर्किंग आवर्स को किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि आपकी एयरलाइन के पूरे सेक्टर के अंदर ही डेंट आ गया। अब इसका सोल्यूशन एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, मुझे लगता है कि दोनों पार्टीज बैठ करके कुछ डिसाइड करेंगी तब होगा। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन कंपनी की तरफ ये उठता है कि जब आपको ये पता था कि 2024 से ये इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो क्या आप ऐसी सिचुएशन लाने की कोशिश कर रहे थे 2025 के एंड तक कि जब ये सिचुएशन आएगी तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली झुक जाएगी हमारे आगे, और उसके बेसिस के ऊपर जो हमें करना होगा हम करेंगे। क्योंकि पहले ही ये नवंबर में जब इम्प्लीमेंट होना था, नवंबर से पहले ही इन्होंने कोशिश किया कि इसको पोस्टपोन किया जाए। ओके, गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, दिसंबर में जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई और सब जगह ये हैसल क्रिएट हो गए, तो क्या हुआ, फर्दर पोस्टपोन ही करना पड़ा। तो इसको क्या समझें कि क्या एक जो डोमिनेंट प्लेयर है इंडस्ट्री के अंदर इंडिगो, क्या उसके आगे सरकार ने घुटने टेक दिए? क्योंकि 65% शेयर है, आपने हाथ खड़े कर दिए, आपका पूरा का पूरा एविएशन सिस्टम ठप हो गया। तो यहाँ पर एक एयरलाइंस के ब्रांड का क्वेश्चन नहीं है, वर्ल्ड के अंदर इंडिया के ब्रांड का भी क्वेश्चन है। करेक्ट, कि इंडिया में जो मेजर प्लेयर है वो आज बिल्कुल बंद हो गया है। आप ये देखिए 2 या 3 दिन की सिचुएशन ऐसी थी कि कोई फ्लाइट कहीं नहीं जा रही है, ठीक है। 2000-3000 फ्लाइट आपकी जब बिल्कुल ठप हो गई हैं, तो आप ये देखिए कि पूरा सिस्टम कोलैप्स है आपका, बिल्कुल। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कंपनीज ने इसको एज अ टूल यूटिलाइज किया है। ओके, वरना आप सोच के देखो, क्या ऐसा हो सकता है कि क्या आपकी 80% 90% फ्लाइट्स ऑपरेट ही ना कर पाएँ? सही बात है। क्या ये प्लान था? मे बी हो सकता ठीक है। अब पायलट एसोसिएशंस ने ही ये पिटीशन डाला है कोर्ट में कि जो गवर्नमेंट है ये डिले करके फर्दर रिस्क बढ़ा रही है। तो अब हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, इधर पायलट एसोसिएशन और इंडिगो एयरलाइंस और गवर्नमेंट, गॉड नोज। बाकी का रोल तो बाद में समझ में आएगा ना आपको। एयर इंडिया ने, देखिए एयर इंडिया ने उस टाइम सपोर्ट किया, जितना पुश कर सकते थे, जितना जो कंज्यूमर्स थे उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करा सकते थे वो करवा दिया। स्पाइस जेट पे भी प्रेशर आया होगा, लेकिन वो प्रेशर तो किसी ने देखा नहीं। प्रेशर किस पे दिखाई दिया आपको? सारा इंडिगो पे। लेकिन वो प्रेशर नहीं था, वो फेलियर ऑफ द सिस्टम था। क्योंकि जो पता है कि पहले ये नॉर्म्स हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, बिकॉज एक ये भी है ना कि ये मोनोपोली करता है। देखिए ऐसा है कि अगर इकोनॉमिक्स की टर्म्स में देखें तो ये मोनोपोली नहीं है। अब आप कहोगे कि मोनोपोली नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। डुओपोली मतलब दो डोमिनेंट प्लेयर्स, ठीक है। तो डुओपोली भी नहीं है क्या, ओलिगोपोली बोलते हैं इसको। लेकिन हाँ, एक लेमन पर्सपेक्टिव से बोलें तो आप ये कह सकते हो कि अगर एक या दो प्लेयर्स किसी भी एक सेक्टर को डोमिनेट करते हैं उसको, तो हम उसको ओलिगोपोली बोलेंगे। ओके, टेक्निकली तो वो है, लेकिन आप एक सिंपल समझिए कि जब दो प्लेयर्स का 90% मार्केट के ऊपर कंट्रोल है, तो गवर्नमेंट क्या कर लेगी? वहाँ पे उनको ऐसी सिचुएशन आएंगी। आपको क्या लगता है सिर्फ इसी सेक्टर में है? और बहुत सेक्टर्स में, आप पेंट में चले जाइए, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट, पेंट दिखने को मिलेंगे आपको। बिल्कुल, ठीक है। आप एयरपोर्ट्स में चले जाइए, अदानी और GMR, ठीक है। आप ई कॉमर्स में चले जाइए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हु इज़ थर्ड? तो जिस दिन अमेजॉन के प्रॉब्लम हो जाएगी, आप ये सोचो कितने कुरियर रुक जाएं, कितने वेयर हाउसिंग के अंदर प्रॉब्लम आने वाली है। तो देखिए ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, और वैल्यूएशन के एंगल से हम लोग हर चीज़ को एनालाइज करते हैं कि कितना ज़्यादा कंट्रोलिंग है वो कंपनी। अब इस पूरे के पूरे सिनेरियो में क्या हुआ, इंडिगो की इमेज पे डेंट आया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद रिकवर भी हो गया। ऑप्शन कहाँ है आपके पास? सही बात। आपकी कितने स्टॉक लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पे इंडिगो के, कितनी एयरलाइंस हैं? ये इतना ज़्यादा कॉस्ट इंटेंसिव सेक्टर है कि इसके अंदर एंटर करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारी एयरलाइन देखा ही होगा, मतलब पास में अगर देखें तो बहुत सारी एयरलाइंस बंद हुई है।
बहुत सारी एयरलाइंस बंद हुई हैं। देखिए इसके अंदर फ्यूल कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फ्यूल कॉस्ट को कंट्रोल कर ले वही बहुत है। ये बाकी अगर ऑपरेशनल इश्यूज में फंस गए तो आप देखिए कभी भी ये बिजनेस प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता। अगर मैक्सिमम भी आप देखो 11, 12, 15% से ऊपर कभी रिटर्न आया ही नहीं है इस सेक्टर के अंदर। और अगर 11, 12 के अंदर भी हम लोगों को कोशिश करके बचाना पड़ रहा है, और वो आप ये देखिए कि लास्ट में क्या हुआ, ये और डिक्रीज हो गया क्योंकि आपके जब फ्लक्चुएशन हुआ ड्यू टू यूक्रेन वॉर और प्राइस ऑफ ऑयल, ठीक है, वो इंक्रीज हो गया, प्लस डॉलर की मूवमेंट फेवरेबल नहीं है, और उसके बाद आपके ऑपरेशनल इश्यूज भी हो गए। आपको क्या लगता है प्रॉफिट आने वाला है? नहीं आने वाला है। और अब मैं आपको मजे की बात ये बताऊं कि देखिए 24 से 25 में पहले 23, 24 देखते हैं। 23 से 24 में हमारे रेवेन्यूज इंक्रीज हुए इनके इंडिगो के, लेकिन मार्जिन्स कम हो गए, प्रॉफिट्स कम हो गए। अब आपको क्या लगता है जब ये इतना टर्बुलेंस क्रिएट हो गया है तो 24 से 25 में जब आप जा रहे हो, बेशक रेवेन्यूज कितना मर्जी पॉजिटिव हो जाए, आपके जो पैट लेवल हैं, जो आपके प्रॉफिट लेवल्स हैं, वो डिक्लाइन ही हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि पूरा एविएशन सेक्टर इज ब्लीडिंग। ओके, तो मेजर फैक्टर क्या है, मतलब कि क्यों नहीं प्रॉफिटेबल होता है ये बिजनेस? एयरलाइंस जो इतनी सारी कंपनीज क्यों बंद हो जाती है? मतलब क्या डीजीसीए या फिर हम गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा लेते हैं, देखिए ऐसा है कि क्या उनका सपोर्टिव नहीं होता? मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं जैसे रेंट की, ठीक है, तो पोर्ट्स वहाँ पे इनके हाई चार्जेस होते हैं, फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे डीजीसीए और गवर्नमेंट का रोल क्या है टू मैक्सिमाइज मोर प्रॉफिट और टू मेंटेन द सारी चीज़ें? देखिए ऐसा है ना कि अब गवर्नमेंट इसके अंदर सब्सिडी तो दे नहीं देगी, ऐसा तो कोई चीज़ है नहीं कि आपका रोटी कपड़ा मकान है ये, ठीक है। अब हो क्या रहा है, देखो जितने भी प्लेयर्स हैं वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने में लगे हैं। अब इसमें पार्टीज़ में देखो, इन सब पार्टीज़ के अंदर हम एक पार्टी को भूल गए, वो है कस्टमर। करेक्ट। अब आप जब कोई भी फ्लाइट बुक करने जाते हो तो आप क्या करते हो, स्काई स्कैनर पे डाल के देखते हो कि आपको फ्लाइट सबसे सस्ती कहाँ मिलेगी। अब ये प्रेशर कहाँ जा रहा है, ये एयरलाइंस पे जा रहा है। अब वो बैठ के, इंडिगो की टीम भी बैठ के देख रही है कि अरे यार ये प्राइसिंग एयर इंडिया ने इतनी डाल दी, स्पाइस जेट ने इतनी डाली, तो मुझे कितनी डाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ। ओके, सबसे पहले तो खुद आपस में लड़ाई चल रही है कि अगर उसने 8,000 की फ्लाइट आपको दे दी तो वो आपको 7,500 में फ्लाइट दे रहा है। तो अब मार्जिन का स्कोप कहाँ बचा? कंपटीशन। जब कंपटीशन इतना हो गया, अब आप क्या कर रहे हो, बहुत थिन मार्जिन पे खेल रहे हो। 10,000 की फ्लाइट में 2,000 रुपये आपका मार्जिन है। ओके, अब आपको अगर कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो आप क्या करोगे, अपने मार्जिन कम करोगे। मार्जिन कम करने के लिए आप डिस्काउंट्स दोगे, आप 10 चीज़ें करोगे। जब आप करते जाओगे, जब आपको पता है कि यार आपका 10-15% मार्जिन आने वाला है और उसके अंदर से भी आपने 50% दे दे तो मार्जिन बचेगा कहाँ? जब आपका पाई 10 रुपये का है तो 10 रुपये में से कितने बचा लोगे? ज़्यादा 10 ही रुपये बचा लोगे। बिल्कुल। लेकिन उसमें क्या होगा, कस्टमर चला जाएगा। तो ये बहुत ही टाइट गेम है। इट्स नॉट अबाउट कि भाई इट्स नॉट अबाउट एनी अदर सेक्टर कि जहाँ पर ना स्कोप है, यहाँ स्कोप नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, देखो सबसे पहली बात तो प्लेन्स आर वेरी एक्सपेंसिव। ऐसा तो नहीं कि आप रोज़ खरीद लेंगे। अगर आप उसको लीज़ पे भी ला रहे हैं तो भी उसके लीज़ बहुत हैवी हैं। फिर आपने मान लीजिए कि एयरपोर्ट पे है तो उनके पार्किंग के चार्जेस हैं, दुनिया भर के चार्जेस है, लैंडिंग फ़ीस, ये फ़ीस, वो फ़ीस, इतनी सब फीस होने के बाद, क्योंकि अब गवर्नमेंट को भी उससे टैक्स तो लेना ही है, उसको मेंटेन करना है, 10 चीज़ें करनी है। लेकिन इन सब के बीच में जो एयरलाइंस है, देखिए कहीं ना कहीं एयरलाइंस भी पिस रही है। उसके पास ऑप्शन नहीं है। कस्टमर का अलग प्रेशर है, ठीक है, गवर्नमेंट का अलग प्रेशर है, फिर ये अलग से रूल्स है, इनके प्रेशर हैं, फिर एम्प्लॉयज़ का प्रेशर है। क्योंकि आप ये देखिए कि जो पायलट एसोसिएशन है उन्होंने पिटीशन डाल दिया, ठीक है। अब ये प्रेशर कहाँ आ रहा है, इंडिगो पे आ रहा है। दे डोंट हैव आंसर। अब उनको खुद नहीं पता कि क्या आंसर देना है। अब सीईओ ने एक स्टेटमेंट दिया कि थिंग्स आर रिकवरिंग नाउ, लेकिन व्हाट रिकवरिंग? गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया, देन ओनली इट्स रिकवरिंग। लेट्स सी ऑन Feb 10th व्हाट हैपेंस। ओके, जैसा आपने बताया है, इसमें वैल्यूएशन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होगा इंडिगो के लिए? अगर वैल्यूएशन पॉइंट से बात कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे समझिए कि दो अलग अलग लेंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या मैं इसको स्टॉक मार्केट के एंगल से देख रहा हूँ या फिर मैं कंपनी की फंडामेंटल परफॉर्मेंस के बेस पे देख रहा हूँ? दो अलग अलग बातें हैं। अब जो प्रॉब्लम हुई या जो सिचुएशन क्रिएट हुई, उसका इम्पैक्ट तो आपने इमीडिएट देखा, लेकिन क्या मूवमेंट जो थी वो जस्ट प्राइस मूवमेंट थी या उसका वैल्यूएशन बदल गया? देखिए, वैल्यूएशन का इम्पैक्ट आपको देखना है। एक तो आपको स्टॉक मार्केट के थ्रू दिख रहा है, ठीक है, आप उसको बोल लो कि एंटरप्राइज वैल्यू वहाँ पर जो नज़र आ रहा है आपको, वो उसका वैल्यूएशन है। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर फंडामेंटल वैल्यू जो है वो उसकी चेंज हो रही है। जिस दिन ये चीज़ सरफेस हुई, देखो ये पहले से चल रहा था,
ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि 2024 से ये स्टार्ट हो रखा है, ठीक है, लेकिन ये नैरो डाउन हो करके दिसंबर आ गया और दिसंबर में जाकर के चीज़ें एक्सपोज हुई। तो वैल्यूएशन पे क्या इम्पैक्ट आया वो देख लिया आपने स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन अब शॉर्ट टर्म में देखें तो इम्पैक्ट कहाँ आएगा? मैंने बताया दिसंबर के जब रिजल्ट्स आएंगे, इतने सारे कस्टमर्स के पैसे आपने रिफंड कर दिए, रेवेन्यूज़ आपके हुए नहीं, सिस्टम आपका कोलैप्स्ड है, आप पे हो सकता है कि फाइलिंग्स, केस फाइलिंग्स भी चल रही हों, ठीक है, तो उन सब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को मैं देखूं नेगेटिव आ रहे हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को देख रहा हूँ नेगेटिव आ रहे हैं। तो अगर मैं लेमन टर्म्स में ये सोचूं कि ये कंपनी ने इस 3 महीने में क्या कमाया होगा, तो मुझे पता है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर क्वार्टर कम ही कमाया है, राइट? अब अगर कम ही कमाया है तो वैल्यूएशन ऑब्वियसली डिक्रीज होनी है, ये पहली चीज़ है। इसके अलावा अब ये जो इम्पैक्ट आया है ये दिसंबर क्वार्टर की बात हो रही है, मैं शॉर्ट टर्म की ही बात करूँ तो दिसंबर के बाद अप्रैल तक हम पहुँच लेंगे, मतलब मार्च क्वार्टर भी कवर कर लेंगे जब हम, तो भी कोई बहुत ज़्यादा पीरियड नहीं बचा है। तो जो फेब में दोबारा से इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, मे बी वहाँ भी फ्लक्चुएशंस हो या फिर एवरेज जो चलता आ रहा है वो चलता रहे, ठीक है। अगर वैसा भी चलता रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में रिजल्ट्स नीचे ही आने वाले हैं, तो वैल्यूएशन एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस बिफोर दिसंबर और आफ्टर मार्च बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। तो इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में कितना पड़ेगा? देखिए लॉन्ग टर्म में क्या पड़ेगा मैं बताता हूँ आपको कि आज की डेट में सपोज़ करें कि हम इसके वैल्यूएशन दिसंबर 31 पे करते हैं, अगर ये वैल्यूएशन में दिसंबर 31 पे करता और ये सेम वैल्यूएशन में अक्टूबर 31 को करता, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता। नाउ आई हैव वन स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट दिस कंपनी इज़ नॉट परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड इन दिस क्वार्टर। तो नंबर्स का फ़र्क है। अगर मान लीजिए यही मैं अक्टूबर 31 को ये पता लगाने की कोशिश करता है इसकी वैल्यूएशन क्या होगी, तो मैं अक्टूबर में ये देखता कि नेक्स्ट ईयर मेरे कितने रेवेन्यूज जनरेट होने वाले हैं, मेरे कैश फ्लोज कैसे जनरेट होंगे, मेरा रिस्क स्ट्रक्चर कैसा है, मेरा रिस्क प्रोफाइल कैसा नज़र आता है। अब आप बताओ मुझे कि जब मैं अक्टूबर में बना रहा होता और अब मैं दिसंबर में जब बनाऊंगा सेम चीज़, तो दोनों में फ़र्क आएगा ना, इन दोनों में फ़र्क आएगा। अब इन दोनों में अगर फ़र्क आएगा तो यानी कि अब मेरी जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं मेरी सप्रेस हो जाएंगी। अगर मान लीजिए मैं पहले ये मानने वाला था कि मेरा रेवेन्यू 20% से जंप करेगा, तो मुझे दिख रहा है कि अब 20% से जंप नहीं करेगा। लास्ट ईयर अगर मैं देखूं कि अगर मे बी 20% से जंप किया तो ऐसा हो सकता है मेरे को इस बार 5% लेना पड़े। तो अगर मैं इस 5% जंप के हिसाब से अपना वैल्यूएशन को देखूंगा तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूएशन नीचे ही आने वाली है। मतलब लॉन्ग टर्म में अगर बात करें, लॉन्ग टर्म में हाँ, इसमें क्या हो सकता है, देखिए अब इसमें सिनेरियो ले सकते हैं। सपोज करिए फेब 10 को हम खड़े हैं, अब 3 सिनेरियो पॉसिबल है वहाँ पे। या तो सिचुएशन पहले से भी ख़राब हो गई, क्योंकि देखो मार्केट एक बार माफ़ करेगी, दूसरी बार नहीं करेगी। आपने एक बार गलती कर दी 5 दिसंबर को या उसके बाद जो हुआ सो हुआ, आपने रिकवर कर लिया, आपने चीज़ें पॉजिटिव कर ली, इट्स ओके। लेकिन अगर दोबारा हुआ तो दैट विल बी वेरी वेरी बिग डेंट ऑन द इमेज ऑफ इंडिगो। और ये इंडिगो के ऊपर तो इम्पैक्ट लगने ही वाला है। सेकेंडली आप ये देखिए पूरी एविएशन सेक्टर को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर देगा ये। तो ये वैल्यूएशन सिर्फ इंडिगो नहीं गिरेगी, ये पूरी एविएशन सेक्टर की गिरेगी। इसका इम्पैक्ट एयर इंडिया को भी लेना होगा। बेशक वो लिस्टेड नहीं है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट स्पाइस जेट को भी लेना होगा, क्योंकि ये जो रूल्स हैं ये तो सब पे इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिगो पे लगने वाले हैं ये, ठीक है। तो अगर ये प्रॉब्लम पूरे सेक्टर की है तो ये भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा आफ्टर फेब 10th। मतलब कि अभी पॉजिटिव साइन नहीं है कुछ भी। हाँ, तो मैंने कहा ना कि अभी जैसे देखिए ऐसा है ना कि अभी मैं एक सिनेरियो ले रहा हूँ कि सबसे पहले कि पहले से कम हो गया, मान लीजिए सब नेगेटिव साइड पे चला गया, तो मेरे नंबर्स भी डिक्लाइन होंगे, मेरा कॉन्फिडेंस भी गिर जाएगा, मेरी ब्रांड इमेज भी गिर जाएगी, मेरा रिस्क भी बढ़ गया, तो ऑब्वियसली नीचे आना है। बट आप ये देखिए कि पिछले कुछ टाइम में स्टॉक डिप किया, लेकिन डिप करके वापस उसी लेवल पे आ गया। तो यानी कि मार्केट ने अब की बार आपको फॉरगिव कर दिया है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि अगर दोबारा हुआ तो क्या मार्केट फॉरगिव करेगी, गॉड नोस, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, अगर मान लीजिए जो चल रहा है कि जो स्टॉक की मूवमेंट चल रही है 5000 के आसपास, सपोज तो 5000 के आसपास चल रहा है तो इट्स फाइन, ठीक है, और वो आपको नज़र आ जाएगा मूवमेंट के अंदर। अगर आपका परफॉर्मेंस भी ठीक है तो 5000 के आसपास, और अगर आपने वो जितने भी पॉलिसीज़ हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दिया, दैट इज़ द पॉजिटिव साइन। तो ये एक क्वेश्चन होगा फेब के अंदर, हमें पता चल जाएगा कि ये किस डायरेक्शन में हम लोग जाने वाले हैं। क्या
हम पेसिमिस्टिक साइड पे जा करके वैल्यूएशन को देखेंगे, क्या मैं न्यूट्रल अप्रोच रखूंगा या फिर मैं ऑप्टिमिस्टिक होकर के देखूंगा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ इन प्लेस नाउ। जितना भी प्रपोजल्स गवर्नमेंट के थे कंपनीज ने इम्प्लीमेंट कर दिया, एवरीथिंग इज स्मूथ, ऑपरेशनल एफिशिएंसी ओके, एवरीथिंग इन प्लेस, पायलट एसोसिएशन इज ऑल्सो ओके। इफ एवरीथिंग इज इन प्लेस तो आप मान के चलिए कि फिर वी आर ऑन द पॉजिटिव साइड। बट एज ऑफ नाउ ये प्रॉब्लम सिर्फ शिफ्ट हुई है, प्रॉब्लम पोस्टपोन हुई है, ओके। प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई है। तो दिस इज़ द सिचुएशन। जैसे आपने वैल्यूएशन आप करते हो, राइट? अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे पूछूं कि इसमें जो कंपनी है इंडिगो, वो अपनी ब्रांड इमेज को संभालेगी, बचाएगी, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करेगी गवर्नमेंट के साथ? देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं है यहाँ पे। देखिए, जब आपने उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टार्टिंग में येस कर दिया था और आप उस लाइन्स पे चल रहे हो और आपने ऑलरेडी जुलाई में 15 सच प्रपोजल्स एक्सेप्ट कर लिए, तो यानी कि यू आर ऑन दैट लाइन्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कंपनी अपनी ब्रांड इमेज को बचाएगी? देखिए, बचाना चाहिए पहली बात तो, लेकिन जो ये एक्ट हुआ इससे लगता नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन में क्या प्रेशर था आपके ऊपर? आपको भी तो पता था ना कि अगर इतने ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी, इतने ज़्यादा जब कैंसिलेशन हो जाएंगी तो ब्रांड इमेज पे तो डेंट आने वाला। अब ब्रांड इमेज पे डेंट आ जाए, ये मेरे पास एक ऑप्शन है, या फिर मैं इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट ना करूं क्योंकि मेरी कॉस्ट ही सपोर्ट नहीं कर रही, ये मेरा कॉस्ट स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर रहा, या मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी डेंट आ रहा है। तो इन दोनों में से कंपनी ने क्या चुना? कंपनी ने ये चुना कि प्रॉफिटेबिलिटी को बचाना है, ब्रांड पे इमेज पे डेंट आ जाए तो आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाइज डिसीजन लिया जाता और पहले से इसको प्लान किया जाता तो ये सिचुएशन नहीं आती। बिकॉज ये 2024 को ही बोला गया, राइट? और 22 इसके पॉइंट्स थे, उसमें से 15 इन्होंने इम्प्लीमेंट किए, रेस्ट ऑफ 6 जो है दैट मीन जो स्टार्टिंग 15 है वो माइनर होंगे। देखो, इस पूरे को अगर समझे ना हम लोग, आप ये देखिए कि सारा प्रॉब्लम क्यों है। देखो, क्रू को मैनेज कर सकते हो, ग्राउंड स्टाफ को मैनेज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन पायलट एक स्पेशल जॉब है। एयरप्लेन्स फ्लाइंग जो है स्पेशल जॉब है। अब अगर आपके नाइट लैंडिंग्स 6 से 2 हो गई हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पायलट ज़्यादा चाहिए आपको। अब पायलट्स आप ज़्यादा क्यों नहीं ला रहे हो? पायलट्स आप ज़्यादा लाओगे तो आप उनको पेरोल पे रखने के लिए आपको ज़्यादा सैलरीज देनी पड़ेंगी। अब जब ज़्यादा सैलरीज आप दोगे तो इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? आपके प्रॉफिट्स डिक्लाइन होंगे। तो मेजर प्रॉब्लम यहाँ है। तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन करने के लिए आप उन चीज़ों को डिले कर रहे हो। कहीं ना कहीं डिले करने का ये रीज़न ये भी है ना कि इस साल के प्रॉफिट्स मुझे सही दिख जाएं, अगले साल देखेंगे क्या होगा। तो कम से कम दिसंबर तक का टाइम निकल गया आपका और आपने फरवरी तक के लिए उसको पोस्टपोन करवा लिया है, तो जो मार्च तक होगा वो देख लेंगे। और उसके बाद जो इमेज बनेगी या जो नंबर्स आएंगे तब की तब देखी जाएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी, आप सोचो 1 अप्रैल से लेकर के नवंबर तक तो किसी ने कुछ नहीं देखा, कोई प्रॉब्लम सरफेस पे नहीं आई। तो वो नंबर जब सामने आ रहे हैं हमारे, वो ठीक है, लेकिन दिसंबर और मार्च के अंदर अगर चेंजेस हो रहे हैं, आपने ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी, तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट बढ़ गई। तो ओवरऑल मैंने क्या बताया कि देखिए, पायलट का जो नंबर ऑफ काउंट है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इंडिगो के पास सफिशिएंट नंबर ऑफ पायलट्स नहीं है, तभी तो इतनी फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं। अब वापस 2 से लैंडिंग आपकी 6 कर दी गई, सब कुछ फिर से स्मूथ हो गया। क्योंकि जब आप लो कॉस्ट में काम कर रहे हो तो आपके पास मार्जिन नहीं है। अब हो क्या रहा है, एक पायलट अभी एक जगह से फ्लाइट लेके आया, फिर उसके बाद वो दूसरी जगह, फिर तीसरी जगर, प्लेन भी नहीं खड़ा हो रहा और पायलट भी खड़ा नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। मतलब सेफ्टी को कोई मतलब किसी एंगल से नहीं देखा गया। क्योंकि अभी रिसेंटली देखे एयर इंडिया क्रैश हुआ, इंडिगो में बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हुए। तो अगर मैं बोलूँ सिंपल लैंग्वेज में कि बिजनेस चलना चाहिए, ठीक है, सेफ्टी डजेंट मैटर, कि फ्लाइट ख़राब हो जाए, क्रैश हो जाए, उसमें गवर्नमेंट को भी और इनफैक्ट जो एयर इंडस्ट्रीज़ हैं उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, देखिए, ऐसा फ़र्क पड़ता है, मैंने आपको क्योंकि बताया अभी तक तो बहुत सारे मतलब इंडिगो हुआ या एयरलाइन या फिर एयर इंडिया हुआ, लास्ट टाइम देखा था केस कितना मतलब सबसे ह्यूज इसका एयर क्रैश हुआ था। देखिए, ऐसा है कि एविएशन में जितना भी आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन है हमारा, सबसे सेफेस्ट एविएशन ही है। अगर आप देखेंगे सबसे सेफ ट्रैवल जो है एयर को ही माना जाता है, और एयर है भी। इसी के लिए इतने हाई स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट बनाना चाहती है ताकि कंपनीज़ उसको इम्प्लीमेंट करें और जो कंज्यूमर है वो सेफ़ रहे, ठीक है। इंटेंशन बहुत अच्छी है, ओके। लेकिन अब गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है। अब हो क्या रहा है, कंपनी के पास उतनी बैंडविड्थ नहीं है, कंपनी उसके लिए रेडी नहीं है।
अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप रेडी हो रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं अपने मार्जिन्स पे हिट लेना पड़ेगा। अब आपके पास इन्वायरमेंटल प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर्स, अब वो डॉलर की मूवमेंट और ऑयल की प्राइस मूवमेंट वो आपके फेवरेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो कि यार मैंने इस कंपनी में 1 करोड़ रुपए लगा दिया और मेरा 1 करोड़ रुपया ही जनरेट हो रहा है, तो ज़ीरो हो गया सब कुछ। तो अगर प्रॉफिट ही नहीं आ रहा तो कंपनी का मोटिवेशन कहाँ है? तो देयर इज़ नो मोटिवेशन। आप ये देखो कि आज की डेट में मार्जिन्स नहीं है, आप समझो लॉसेस आएंगे। अगर जिस सिचुएशन ये नज़र आ रही है तो आप ये देखेंगे कि दिसंबर का जो ये इम्पैक्ट होगा और मार्च के जब नंबर्स आएंगे तो आप लॉसेस देखेंगे इसमें। अब जब एक बिजनेस के अंदर आपको प्रॉफिट्स नहीं दिखाई दे रहे तो मोटिवेशन कहाँ है? मोटिवेशन ही नहीं है। जरूर। तो अब हर किसी के एंगल से स्टोरी इज़ डिफरेंट। इंडिगो के ऊपर बहुत प्रेशर है, उसको कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है, उसको गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करना है, उसको एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करना है, उन पे प्रेशर है। गवर्नमेंट की इंटेंशन बहुत ही क्लियर है कि ठीक है ये जर्नी सेफ होनी चाहिए, हम सारे मेजरमेंट सिस्टम बनाएंगे, प्लस हमारे रेवेन्यू भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें मिलते रहने चाहिए। कस्टमर को क्या है कि मुझे फ्लाइट सस्ती चाहिए बिल्कुल, लेकिन सेफ चाहिए, ठीक है। अब किसी ना किसी को तो मैनेज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पे तो देखो किसी ना किसी को उसका कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इन सभी पार्टीज़ को सेटिस्फाई करके जो सिचुएशन अभी है उसके हिसाब से तो जो इंडिगो कर रही है, लो कॉस्ट सिस्टम पे चल रही है, वैसे ही चल सकता है। अब अगर आप सोचो कि 6 से पायलट 6 लैंडिंग की जगह 2 लैंडिंगर कर रहा है तो सीधा सीधा मतलब हो गया आपको 3 गुना पायलट चाहिए। 3 गुना पायलट चाहिए, यानी कि पायलट की सैलरी देखो सबसे ज़्यादा होती है। अब पायलट की सैलरी अगर 3 टाइम्स हो गई तो वो उसका बर्डन कौन लेगा? क्या गवर्नमेंट लेगी? नहीं लेगी। कंपनी लेगी? नहीं लेगी। वो किस पे आएगा? कस्टमर पे आएगा। अब कस्टमर पे आए तो क्या कस्टमर उसने पे करने के लिए रेडी है? नहीं है। तो ये एक विशियस सर्कल बन गया। जैसे इंडिगो के साथ ये प्रॉब्लम्स अभी आ रही है, राइट, बाकी रेस्ट ऑफ अदर कंपनीज हैं, एयर इंडिया हो गई या फिर स्पाइस जेट हो गई, तो उनके साथ उनको कितना मतलब डीप इम्पैक्ट करेगा ये चीज़? जो पॉलिसीज़ हैं वो सबके लिए सेम है। अब जितना प्रेशर इंडिगो पे था वो प्रेशर का हुआ क्या एग्जैक्टली? आप ये देखिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कस्टमर्स ने अपना टिकट्स बुक किया था, ठीक है। जिसको अर्जेंसी में जाना है वो क्या करेगा? वो आपको अगर इंडिगो की फ़्लाइट नहीं मिल रही है तो आप एयर इंडिया पे जाओगे या स्पाइस जेट पे चले जाओगे। तो लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि प्राइजेस स्काई रॉकेट हो गए। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम ये हुई कि एक की प्रॉब्लम का दूसरे ने बेनिफिट उठाने की कोशिश की। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, देखो आपकी फ़्लाइट्स के रेट जो 10,000 रुपये की फ़्लाइट है आपकी लाख लाख रुपए हो जाती है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसके लिए हुई? कस्टमर के लिए। बेनिफिट किसका हुआ? एयरलाइंस का। लेकिन एक चीज़ को समझना होगा कि आज ये प्रॉब्लम इंडिगो की है, कल ये सेम प्रॉब्लम एयर इंडिया की भी हो सकती है, ये सेम प्रॉब्लम स्पाइस जेट की भी हो सकती है। अब उनको इतना प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ? आपका साइज़ कम है, ठीक है। आपको स्पाइस जेट अगर देखें तो मुश्किल से 4 या 5% का मार्केट शेयर लेके बैठे हो आप, ठीक है। 25-30% एयर इंडिया के पास है, लेकिन जो मैक्सिमम ट्रैफिक मैनेज करती है कंपनी वो इंडिगो करती है। तो अगर आपका रिटर्न बहुत हाई था जब आपका सही समय चल रहा था तो रिस्क भी आपका उतना ही हाई है। लेकिन जो ये ट्रेलर है ये इंडिगो ने नहीं देखा। आप ये समझें कि एयरलाइंस जो बाकी हैं वो भी अपने गियर्स को शिफ्ट कर रही होंगी। ये टाइम उनको साइलेंटली मिल गया, वो अपना पिक्चर में आया ही नहीं, राइट। सारा का सारा जो प्रॉब्लम था या सारा का सारा जो हिट था वो इंडिगो ने ले लिया। आप बताओ एयर इंडिया की बात कौन कर रहा है? एयर इंडिया भी कर सकती है और स्पाइस जेट भी नॉर्म्स सब, ऐसा नहीं कि ये एक्यूरेट वही फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना। ठीक है। तो अब आपका साइज कम है तो आपके साइज पे मैनेजेबल है। लेकिन क्या होगा ना कि जो लाइन में सबसे आगे खड़ा है उसने सबसे बड़ा हिट ले लिया, उसने हिट ले लिया। आप देखो 60-65% इंडिगो के पास है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि यार ठीक है आपसे मैनेज नहीं हो रहा, कंपनी बंद कर दो। क्या होगा आप सोचो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का? बंद नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उनकी बातें माननी पड़ेगी और कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। आप ये देखिए कि वो उसी तरीके से तो नहीं होंगी जैसे ये पहले थी, क्योंकि अगर सेम उस पर चल रहे हैं हम लोग, लाइन पे चल रहे हैं और 6 की जगह 2 नाइट्स हो जाती हैं या फिर जो उनके वर्किंग आवर्स का जो चल रहा है वो चेंज हो जाता है, तो आप देखो कि एकदम से पायलट्स कहाँ से आ जाएंगे इतने। करेक्ट। और ये भी है ना कि ट्रेन पायलट की ज़रूरत है। हाँ, ट्रेन पायलट्स की ज़रूरत तो है ही है। देखिए वो तो छोटी से छोटी फ्लाइट के लिए आपको पता चल जाएगी पायलट ट्रेन नहीं है तो आप जूनियर पायलट के साथ भी आप बैठना नहीं पसंद करोगे, बिल्कुल, ठीक है। तो वो तो ऑब्वियसली है ही है। तो दिस इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन एज ऑफ नाउ और इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए कम से कम अभी फेब तक वेट करना होगा कि हाँ क्या एग्जैक्टली। मैं ये समझ आता हूँ कि पहले भी मतलब जो इंडिगो रन कर रही थी, राइट, नंबर ऑफ उसके फ्लाइट उतर रहे हैं, बहुत काम कर रही है, ज़्यादा प्रेशर पायलट पे जा रहा है। जो नॉर्म को आने के बाद
एट मीन्स कि ये ट्रेन पायलट नहीं रखती है, इसका मतलब तभी तो शॉर्टेज है पायलट्स की। नहीं, पायलट्स देखो, अनट्रेन्ड पायलट क्या होता है? अब देखो, कोई हवा में तो ऐसा कुछ है नहीं कि प्लेन आपने आपका सही से नहीं चल रहा, आपने उतार लिया, ऐसा कुछ नहीं है। पायलट तो ट्रेंड ही होता है, वो सारी गाइडलाइंस दे आर इन प्लेस। लेकिन आप इंडिया के इकोसिस्टम को समझो कि हमें एक ऐसी एयरलाइंस की रिक्वायरमेंट थी जो एक लिमिटेड बजट में एयर ट्रैवल को सिंप्लीफाई कर सके। आप ये देखिए, इंडिगो आने से पहले कितनी सारी एयर कैरियर्स थे, ठीक है? उस टाइम पे क्या नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए एयर ट्रैवल इजी था? नहीं था। आज की डेट में आप देखो 5-10 हज़ार रुपये के अंदर आपको फ्लाइट मिल जाती है। अब इसका सारा क्रेडिट देखो इंडिगो को जाता है, ठीक है? अगर आप सोचो कि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो कॉम्पिटिटिव रेट भी नहीं होगा। अब आज की डेट में आप मान लीजिए कि इंडिगो है सिर्फ, और ना तो एयर इंडिया है ना बाकी कोई एयरलाइन है, आप सोचो कहाँ जाएंगे रेट्स? फिर कंपनी क्या करेगी? 25% मार्जिन चाहिए, उसके बाद कॉस्ट जो भी आएगी वो भी कस्टमर से ही लेनी है हमें, ठीक है? तो ये कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होना ज़रूरी है, ठीक है? और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ये देखिए कि ये जो प्रॉब्लम है ये सभी को फेस करनी है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो आप ये मान के चलो कि देखो बिजली जो है सिर्फ इंडिगो पे गिरी है, बिकॉज बिग स्ट्रक्चर है, फैक्टर तो यही है ना। देखो वो इकोसिस्टम ही ऐसा डिज़ाइन हुआ। हाँ। आप सोचो कि जब आप एक माइंड सेट से आ रहे हो, देखो आप समझो ये बिजनेस मॉडल है, ये रातों रात चेंज नहीं होगा। आपने मॉडल ही ऐसा बनाया था कि आपको अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए आपको अभी लैंड कराना है, यहाँ से फिर प्लेन उठाना है, फिर दूसरी जगह ले, तो लिमिटेड फ्लीट के अंदर आपको मैनेज करना है। तो अब जब आपने पूरा इकोसिस्टम ही वैसा डिज़ाइन कर लिया है, तो उसके अंदर अगर कोई आपसे फ्लेक्सिबिलिटी मांग रहा है, अब जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कहती है कि उसको वो कर दो, तो आपका बिजनेस मॉडल चेंज होने वाला है। अब अगर आपका बिजनेस मॉडल चेंज होगा, आपका रेवेन्यू मॉडल हिट हो जाएगा। आपका रेवेन्यू मॉडल हिट होगा तो आपका वैल्यूएशन हिट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, मतलब इसका मतलब कि वैल्यूएशन में बहुत इम्पैक्ट होगा इसका। देखो वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट तो होगा ही ऑब्वियसली। आप देखो कि इससे क्या हुआ, ब्रांड इमेज हिल गई। तो कहीं ना कहीं इंटेंजिबल साइड पे आप ये देखिए कि कंपनी ने वैल्यूएशन पे हिट ले लिया। इसके बाद इतने सारे कैंसिलेशंस हो गए, वो नंबर्स पे हिट भी आ गया आपका, ठीक है? तो जो करंट नंबर्स हैं, अगर मैं आपकी करंट डेट पे वैल्यूएशन देखता हूँ तो वो वैल्यूएशन ही गिर गई। इसके बाद मैं आपके फ्यूचर को कैसे देखूँ? मुझे पता है यू आर ब्लीडिंग, ये कंपनी आज की डेट में प्रॉफिट में नहीं है, ओके, तो मैं आपकी वैल्यूएशन प्रॉफिट के बेसिस पे कैसे निकालूँ? और अगर मैं रेवेन्यू को देखूँ तो मैं क्या करूँ रेवेन्यू का? मेरे पास प्रॉफिट से नहीं आ रहे तो मैं शेयर होल्डर्स को क्या दूंगा? ओके, ठीक है? तो अगर मेरे पास रेवेन्यू बहुत अच्छा आ भी रहा है और मेरे पास बॉटम में जाके प्रॉफिट्स नहीं बच रहे हैं, तो मेरी वैल्यूएशन नीचे ही आने वाले हैं। तो लॉन्ग टर्म में भी जो वैल्यूएशन है हमें डिप नज़र आता है उसके अंदर। इन टर्म्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो क्या प्लस मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है? बिकॉज अभी इसके डाउन शेयर्स हुए हैं तो जितने बायर्स हैं वो खरीदेंगे शेयर्स, तो उसमें इसको कैसे देखा जाए? स्टॉक की जो मूवमेंट स्टॉक एक्सचेंज पे हो रही है, किसी प्राइस किसी शेयर की जब मूवमेंट स्टॉक एक्सचेंज पे हो रही है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है? जो स्टॉक मार्केट है ना, वो उसी टाइम रिजल्ट दे देती है आपको। आपकी न्यूज़ आई, स्टॉक गिर गया, आपकी अच्छी न्यूज़ आई, स्टॉक ऊपर चला गया। लेकिन वैल्यूएशन के एंगल से क्या हुआ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक वाइज इन्वेस्टर है वो ये देखेगा कि इस न्यूज़ का इसके ऊपर क्या रिजल्ट आने वाला है, जो मेरा होल्डिंग पीरियड है। अगर मान लो मैं स्टॉक को 5 साल तक रखने वाला हूँ, तो हो सकता है छोटी सी न्यूज़ का पे कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये न्यूज़ का इम्पैक्ट आएगा और मेरा होल्डिंग ड्यूरेशन कम है, तो शायद आपके लिए न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ओके, अगर इसको इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वैल्यूएशन में इसको आप क्या बताना चाहेंगे? देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम तक आपको होल्ड करना है। तो क्योंकि ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है जिसका इम्पैक्ट 1 या 2 दिन तक रहेगा, इट विल हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। कहीं ना कहीं देखिए ब्रांड की इमेज पे भी डेंट आया है। इसके अलावा और क्या हुआ, आप ये देखो कि साइक्लिक फ्लक्चुएशंस हैं। एक रेगुलर पीरियड में आप देखो कि जैसे दिसंबर का मंथ आता है तो ट्रैवल प्लान्स बहुत हाई होते हैं, ठीक है? तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती है इस पीरियड में। तो आपको पता है कि जो दिसंबर का आपका क्वार्टर था जिसके अंदर अच्छे रेवेन्यूज़ जनरेट हो सकते थे, वो नहीं हो पाएंगे। तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे माइनस हुआ है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उतना नहीं आएगा। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलेगा। रिस्क प्रोफाइल बढ़ गया। अब रिस्क ज़्यादा है क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है। जो फेब 10th का मैं आपको बता रहा हूँ 2026 फेब में होने वाला है, जो इम्प्लीमेंटेशन दोबारा से होने वाला है, मे बी सेम सिचुएशन हो, मे बी वो चीज़ें चेंज हो जाएं। तो तब तक के लिए
आपको वेट एंड वॉच रखना चाहिए। अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है और अगर सेम लेवल्स पे आप हो, इट्स ओके। बट अगर आपको लगता है कि हाँ आप इसको लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो फिर अभी फ़िलहाल वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। बट अगर शॉर्ट टर्म में आप देखो तो क्या हुआ, स्टॉक के प्राइस उस टाइम पे गिरे, वो वापस ठीक हो गया क्योंकि वो चीज़ें पोस्टपोन हो गई। लेकिन ये चीज़ आप देखना कि फेब 10th को आप इसके ऊपर दोबारा से पॉलिसीज इंप्लीमेंट होनी है, तो उसके आसपास आप देखना पहले से ये मूवमेंट दिखाएगा स्टॉक। ओके ओके। लेकिन मैं इसको ओवरऑल देखो, ना तो मेरा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है किसी भी एयरलाइंस में, ना ही एज ऑफ नाउ हम किसी एयरलाइन कंपनी को एडवाइस कर रहे हैं। और पास्ट में हमने कुछ एयरलाइन इंडस्ट्री कंपनीज़ के साथ काम किया है, वैल्यूएशन उनका किया है। तो फ़िलहाल मैं ये डिस्क्लेमर के तौर पे बोल रहा हूँ कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन है हमारा कि वैल्यूएशन, ये ऐसा नहीं कि इस इंडस्ट्री के अंदर या इस कंपनी के साथ ऐसा है, किसी भी कंपनी के अंदर अगर न्यूज़ आती है, बेशक वो लिस्टेड है या नहीं है, उनका रिएक्शन मोर और लेस सेम होता है। ओके। अब मान लीजिए एयर इंडिया है, एयर इंडिया लिस्टेड नहीं है, लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है? बिल्कुल इम्पैक्ट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज उसको भी हिट करती है। अब वो स्टॉक पे आपने मूवमेंट नहीं देखा तो क्या इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। दे आर ऑल्सो वॉचिंग फ्रॉम द केस स्टडी ऑफ इंडिगो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। दे आर ऑल्सो इन वेट एंड वॉच सिचुएशन। उनको लगता है कि ठीक है यार, अगर इंडिगो को फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई तो लेट्स यूटिलाइज इट एज ऑफ नाउ, और तब तक हम लोग उसको मैनेज कर लेते हैं, और उनके लिए थोड़ा आसान भी है। रीज़न बीइंग 25-30%, या फिर स्पाइस जेट को देख लें कि 4-5% ही है। हाँ 4-5% है, लेकिन आप देखो मार्जिन सबके थिन है, प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है इसमें कोई। ओके। तो अब क्या है ना कि आप फंस तो गए हैं ऐसे बिजनेस के अंदर, अब आपको चला नहीं है, आपके पास ऑप्शन क्या है, अब जो है सो है। ओके ऑलराइट। इस पूरे केस को आप कैसे कंक्लूड करोगे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से? सपोज करिए, देखिए मुझे इस कंपनी का अगर वैल्यूएशन करना है तो ये जितने भी एपिसोड्स हुए मैं इसको 2024 के बिगिनिंग से डॉक्यूमेंट करूँगा। ओके। हाउ इट स्टार्टेड, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होने थे, कौन कौन से इम्प्लीमेंटेशन हुए और कौन से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाए, और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे इम्प्लीमेंटेशन हुए पॉलिसीज़ के, उससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। तो आप देखिए कि जुलाई में तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, लेकिन दिसंबर में जाके ऐसा क्या हो गया कि क्योंकि मेजर आपने पॉइंटर्स थे वो पोस्टपोन कर रहे थे। आप 2024 से आप पोस्टपोन ही करते आ रहे हैं। आप जुलाई 25 तक आ गए, आपने फिर पोस्टपोन किया, आपने नवंबर तक लेके आए, नवंबर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, नहीं हुआ आपसे इम्प्लीमेंट, आपने फिर फर्दर पोस्टपोन किया। तो मेरे लिए रेड फ्लैग है फिलहाल। ओके। सेकेंडली, आप जो मर्जी बोलें, पॉलिसीज जो मर्जी बोलें, नंबर सच बोलेंगे दिसंबर के क्वार्टर के। ओके। ठीक है, आपके नंबर्स वाली साइड हो गया। अब इसके बाद फेब 10 को जो दोबारा इम्प्लीमेंटेशन होगा, दैट इज़ अगेन स्टैंडिंग पॉइंट कि मैं वहाँ पे जाके देखूंगा कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि जब दिसंबर और मार्च के रिज़ल्ट मेरे पास होंगे तो मैं पूरे ईयर के पिक्चर दोबारा देखूंगा कि पूरे साल का क्या कंपैरिजन है एज़ कम्पेयर टू माई हिस्टोरिकल नंबर्स। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक वैल्यूएशन होगी मेरी लुकिंग एट द बैकवर्ड जर्नी। एक जर्नी मेरी होगी हिस्टोरिकल नंबर्स पे, जो कि मैंने बताया, एक जर्नी होगी मेरी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मैं देखूंगा कि मार्केट मुझे क्या नंबर दे रही है, मेरे फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं। इसके अलावा जो ये पूरी एपिसोड हो गया, अब ये एपिसोड को आप देखो, शॉर्ट टर्म मत देखो, ये एपिसोड आप जनवरी 2024 से पकड़ के चलो आप, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो मार्च 24 में होने वाला था। तो इट्स बीन ऑलरेडी 2 years। अब इन 2 साल का जो पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट या फिर जो ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज या एफिशिएंसीज का इम्पैक्ट है, वो आपको मार्च में नज़र आएगा। और मार्च के बाद अगर मान लो मार्च में वैल्यूएशन निकालूंगा और मैं फ्यूचरिस्टिक व्यू लूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं आगे आने वाले ईयर्स के प्रोजेक्शंस को देखूंगा, मैं कैश फ्लोज को देखूंगा, मैं देखूंगा कितना रिस्क अभी इस कंपनी के साथ है एसोसिएटेड, तो मेरे रिस्क के प्रीमियम भी इंक्रीज होंगे। तो आज की डेट में while sitting in end of December, I can say कि valuation as compared to 31st October, valuation is going to decline for sure। ओके। ठीक है, और मार्च 31 पे हम जाके देखेंगे कि हम कहाँ लैंड कर रहे हैं, क्या हमारी सिचुएशन बेटर हो गई, क्या हमारी सिचुएशन न्यूट्रल है, या फिर हम और पीछे चले गए हैं। तो जब मैं फ्यूचरिस्टिक व्यू को देखूंगा तो कहीं ना कहीं मैं अपने नंबर्स को डिस्काउंट करूंगा, दैट विल फर्दर डिक्रीज द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। ओके ओके, तो थैंक यू सो मच। आज का हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा? हमने इंडिगो के होल सिनेरियो, जो करंट सिचुएशन चल रही है, राइट, उस पर हमने बात की और समझा कि क्या वैल्यूएशन पे कितना इफेक्ट आ रहा है, कितना इम्पैक्ट हो रहा है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन
Please visit our website purevalleyglobal.com and keep watching Pure Valley Talks. Thank you so much.